हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जीतने के बाद हर तरफ एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा भी है और सियासी खौफ भी। क्या ओवैसी मुसलमानों के मसीहा हैं या मुसीबत? क्या ओवैसी सिर्फ वोट कटवा है या देश की मुस्लिम राजनीति के नए सितारे हैं? क्या ओवैसी बीजेपी विरोधी मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं? देश को एक राष्ट्रीय मुस्लिम पार्टी की क्या जरूरत है या उस सियासी सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है जिसने मुसलमानों को सियासी हाशिए पर लापटका है? आपको दिखाते हैं संवाददाता विजय विद्रोही की खास रिपोर्ट। तुम्हारे 15 साल में तुमने कितने नौकरियां दी बताओ आरजेडी वालों? नौकरी मिली तुमको आरजेडी? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि बीजेपी से बिहार को बचा लीजिए। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने पेट्रोल, डीजल, प्याज, टमाटर, आलू सब 80 रुपए किलो मिलने लगा है। मैं मुबारकबाद देता हूं नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीतती है। उधर बीजेपी जनता दल यू गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं 13 अन्य मंत्रियों के साथ। लेकिन हैरानी की बात है कि सेकुलर नीतीश के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करते हैं। बीजेपी अपने 10 बड़े चेहरों को वहां प्रचार के लिए उतारती है। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का चुनावी वायदा किया जाता है। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर मित्रों, क्या इसे ओवैसी के सियासी विस्तार का डर समझा जाए? बंगाल में ममता बनर्जी ने ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए टीएमसी के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे क्या संकेत मिलता है? कुल मिलाकर सवाल उठता है कि ओवैसी मसीहा है या मुसीबत? लड़ना तो है ना, लड़ना तो पड़ेगा, लड़ेंगे, बंगाल लड़ेंगे। अगर अच्छा हमारे पार्टी के लोग लड़ने तैयार हैं बंगाल के, अगर वो कहेंगे कि सर लड़ना चाहिए और वो मजबूत हैं तो यकीनन हम फैसला लेंगे। यूपी तो लड़ेंगे 22 में, उसमें कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी तो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मुसलमानों का मसीहा होना मैं समझता हूं कि बिल्कुल हम उनको नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी समाज में मसीहा वो होता है जो समाज में कोई सुधार करता है। तो अगर हम माने कि हिंदुस्तान में अगर आज की तारीख में मुसलमान समाज तमाम मुसीबतों से ढूंढ रहा है जो सोशियो इकोनॉमिक मैं समझता हूँ ज़्यादा है, तो उसमें ओवैसी साहब की कोई पहल नहीं है। कह रहे उनका नाम ही है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों को का इत्तेहाद करने के लिए। तो आरएसएस क्या कह रही है? हिंदू इत्तेहाद की बात कर रही है। तो दोनों में क्या फर्क? दोनों एक दूसरे के पूरक है। If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. OIC becomes strong in Bihar. OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. OIC will become strong in Uttar Pradesh. बीजेपी की नजर में ओवैसी की छवि एक रेडिकल मुस्लिम नेता की तरह है, यानी एक कट्टर मुस्लिम नेता। कांग्रेस और विपक्षी दलों का नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर क्यों ओवैसी बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीत गए? क्यों दूसरे राज्यों में भी वो जीत रहे हैं? क्यों मुसलमानों को एक कट्टर नेता पसंद आ रहा है, या फिर मुसलमानों को उनकी पसंद का नेता मिल गया? बिहार में ओवैसी ने मायावती और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 1 सीट मिली थी और साथ में खड़े थे प्रकाश अंबेडकर। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी के साथ मिलकर स्थानीय निकाय के चुनाव लड़े। वहां उनकी पार्टी के 3 हिंदू मेयर हैं। एक स्थानीय चुनाव में तो ओवैसी ने वी भानुमति, एक हिंदू को टिकट दिया, जिन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को हरा दिया।
उत्तर प्रदेश में 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव में 78 सीटों पर लड़े और 31 जीत भी गए। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी स्थानीय निकाय के चुनाव में वो जीत का परचम लहरा चुके हैं। सवाल उठता है कि रेडिकल मुस्लिम नेता क्यों मुसलमानों की पसंद बनता जा रहा है। हर समुदाय अपने लिए बेहतरी चाह रहा है और रहा सवाल कांग्रेस की जो भी पॉलिटिक्स रही है, तो उसकी पॉलिटिक्स का मेन केंद्र होता है कि हम कैसे अपना जो वर्चस्व है सत्ता पे वो बरकरार रखें, उसके लिए उन समुदायों को लें जिसपे हमें मतलब भर की मेजॉरिटी मिल जाए। और जिन क्षेत्रीय पार्टियों की हम बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी, तो उनका अपना एक कोर वोट बैंक का हर इलाके में एक है। तो उसमें अगर हम ये कहें कि मुसलमानों में भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती आ रही है जिसका ओवैसी साहब फायदा उठा रहे हैं, तो ये हो सकता है किसी क्षेत्रों में ये चल रहा हो। ओवैसी के सियासी विस्तार के पीछे बीजेपी जैसी कथित रूप से कट्टरवादी हिंदू पार्टी है या कांग्रेस जैसी कथित रूप से सेकुलर पार्टी जो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रही है और मुसलमानों को लगता है कि कांग्रेस ने उसे हाशिए पर छोड़ दिया है। पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मंदिरों को गई तो क्या कांग्रेस पार्टी मस्जिद को नहीं जा सकती थी? ठीक है, मस्जिद को नहीं जा सकते थे तो क्या मदरसे को नहीं जा सकते थे? ठीक है, मदरसे को नहीं जा सकते थे तो क्या आपको दरगाह को नहीं जा सकते थे? ठीक है, दरगाह को नहीं गए, किसी खानका को जा सकते थे। ठीक है, खानका को भी नहीं गए, किसी एक मुस्लिम आलिम दीन से मिलकर फोटो लेना था, मौलाना फोटो तो लेंगे। मंदिर मंदिर पूजा अर्चना कर रहे राहुल गांधी की ये तस्वीरें आपको याद होगी। खुद को जनेऊधारी हिंदू कहने के बयान भी आपको याद होंगे। आपको ये भी याद होगा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती रही थी, लेकिन बोलकर नहीं, बयान देकर नहीं। वो रुद्राक्ष की माला धारण करती थी, साधु संतों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती, तो अखबारों में ऐसी तस्वीरें छपवे इस पर पूरा जोर देती। अपने समय में उन्होंने वीर सावरकर ट्रस्ट को 11,000 रुपए का चंदा भी दिया था। विवेकानंद फाउंडेशन कुछ हिंदूवादियों ने बनाया तो उसका भी स्वागत किया था। लेकिन उनके जाने के बाद कांग्रेस बदल गई। राजीव गांधी ने पहले शाहबानों के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण किया और इसका विरोध हुआ तो राम मंदिर के ताले खोलकर हिंदू तुष्टीकरण की कोशिश की। इससे मुसलमान भ्रम में पड़ गए। इसका फायदा मुलायम सिंह यादव ने उठाया जो मौलाना मुलायम हो गए। इसका फायदा लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण बनाकर उठाया। मुस्लिम यादव फैक्टर जीत का नया विजय फैक्टर साबित हुआ। अब कांग्रेस से भ्रमित सपा बसपा राजद से ना उम्मीद मुसलमानों के बीच घुसपैठ करने के लिए ओवैसी को स्पेस दिखी, जिसका फायदा वो उठा रहे हैं। बड़ा सच तो ये है कि CAA और NRC जैसे मुद्दों पर जितना विरोध ओवैसी ने किया उतना कांग्रेस समेत किसी अन्य विपक्षी पार्टी ने नहीं किया। यही वजह है कि मुसलमानों का ओवैसी के प्रति एतबार बढ़ा है। What does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. मेरे पीछे राजस्थान की विधानसभा है। राजस्थान में मुस्लिम आबादी करीब 9% है। राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनके 22 मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मुसलमान है। बाकी राज्यों के भी कमोबेश यही हाल है। भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहां कुल मिलाकर देश की 80% मुस्लिम आबादी रहती है। इन राज्यों में मंत्रियों की संख्या कुल मिलाकर 281 है, लेकिन सिर्फ 16 मंत्री ही मुसलमान हैं, यानी 5.7%। वैसे देश के अलग अलग राज्यों के मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 599 मंत्री हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 22 ही मुसलमान हैं। देश के कुल 3,976 विधायकों में से सिर्फ 233 ही मुसलमान हैं। बीजेपी की गुजरात, असम, कर्नाटक और बिहार में सरकार है, लेकिन एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है। यूपी में 54 मंत्री हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक मुस्लिम मंत्री है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में मोहसिन रजा, लेकिन वो भी MLA नहीं MLC हैं। बीजेपी ने तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को टिकट देना ही बंद कर दिया है। बीजेपी का साफ संकेत है कि उन्हें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि जब मुसलमान उसे वोट देता ही नहीं तो पॉलिटिकल पावर में उसकी हिस्सेदारी भी क्यों होनी चाहिए।
साफ है कि हमें वोट दो, हम राजनीतिक ताकत देंगे। हम हर सूबे में असेंबली सेगमेंट्स भी ले लें पूरे हिंदुस्तान के, चाहे यूपी, बिहार जो बड़े राज्य हैं, बंगाल और झारखंड जहां कंसंट्रेशन है मुसलमानों को, तो इन राज्यों में मुश्किल से 8-10 असेंबली सेगमेंट्स होंगे जहां मुसलमान मेजॉरिटी में होंगे कि अगर वो सिर्फ मुसलमानों के मुद्दों की पार्टी बन के आए तो उनके साथ वो अपना समर्थन दें और वो कुछ बड़ा बदलाव ला सके। तो इसलिए कोई मुसलमान की पार्टी इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो डेमोग्राफी है मुसलमानों की, कोई बड़ा असर नहीं कर सकती। देश में मुस्लिम आबादी करीब 15% है, यानी 19 करोड़ 50 लाख। अगर इतना बड़ा तबका ये समझता है कि वो हाशिए पर चला गया है या उसे जानबूझकर हाशिए पर धकेला जा रहा है, तो ये अच्छे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। भारत में लोकसभा की 68 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। इनमें से 29 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से भी ज्यादा है, जबकि 19 सीटों पर आबादी 30 से 40% के बीच है। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 67 सीटों में से 39 पर जीत हासिल की, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ उसे 18 सीटें मिली थी। साफ है कि पिछले 10 सालों में देश में तेजी से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, जो बीजेपी के पक्ष में गया है। यानी मुस्लिम बहुल सीटों में भी मुसलमानों की पॉलिटिकल स्पेस सिमटती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिल भारतीय मुस्लिम पार्टी बनाने का समय आ गया है? अगर हाँ, तो क्या उसकी अगुवाई ओवैसी करने की क्षमता, संगठन और ताकत रखते हैं? इस तरह के हिसास केसेस में आप सजा नहीं दे सक रहे और आप इंसाफ करने निकले। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उनकी पार्टी का नाम है, उसका नाम बदलें। मजलिस यानी पार्टी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी हमसे मुसलमानों की इत्तेहाद की बात करते हैं। तो देश तो बहुत बड़ा है, उसमें हिंदू, मुसलमान, जातियाँ, रीजन, तमाम भाषाओं के लोग हैं। तो उसको समावेश करने के लिए उनको सारे इलाके के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। पहले तो उनको अपने उसका नाम ही बदलना पड़ेगा कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम क्या मतलब है। अरे आप सेकुलर पार्टी बनाइए, सेकुलर जमात तैयार कीजिए, ठीक है, तो उसमें आपको दूसरे लोगों के लिए भी उसमें जगह होनी चाहिए, दूसरी जमातों के लिए, दूसरे समुदाय के लिए जगह होनी चाहिए। ये जो आपने उसको कन्फाइन कर दिया है मुस्लिम इत्तेहाद की बात जब आप कर रहे हैं, तो वो सेकुलर कैसे हो सकती है? ओवैसी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर दिखा दिया है कि अगर वो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सीटें निकाल सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर ओवैसी अपनी पार्टी का वोट ट्रांसफर करने में कामयाब होते हैं तो क्या वो आगे चलकर बीजेपी विरोधी मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं? मेरा ख्याल है, व्यक्तिगत मेरी राय, तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी साहब में या एमआईएम में कोई अंतर नहीं है। एक हिंदू सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण करना चाहती है और एक मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहती है। कुछ जानकारों का कहना है कि अखिल भारतीय मुस्लिम पार्टी बनाना बीजेपी के हाथों में खेलना ही होगा। आखिर मुस्लिम आबादी 15% है। अगर इसमें 5-7% दलित, ओबीसी भी जुड़ जाते हैं तो यह आंकड़ा 20-22 से ऊपर नहीं जाता। लेकिन ऐसी सूरत में बड़ी तेजी से एक तरफा ध्रुवीकरण होगा और बीजेपी 75-80% वोट के सहारे आराम से हर चुनाव निकाल ले जाएगी। कुल मिलाकर जरूरत है पॉलिटिकल सिस्टम की उन जालियों के चक्रव्यूह को तोड़ने की जो ये कहती हैं कि हमें मुसलमानों की जरूरत है, जो ये कहती हैं कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। कोई खुद को हाशिए पर क्यों समझे, कोई दूसरे को हाशिए पर क्यों धकेले, इसी में देश की भलाई है। विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज। बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। बुलाओ वजीर आजम को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको ये क्यों बुला रहे हैं लोगों को। बुलाओ